हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयार्ड चैनल पर। इकोनॉमी के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो जो बजट का स्टैटिक पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा बजट का करंट पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। करंट पार्ट हम लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि बजट जो है उसका आर्टिकल क्या होता है। तो भारत के संविधान में बजट का जिक्र है। बजट शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन बजट की जगह क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट की जगह क्या शब्द लिखा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी और कभी कभार पेपर में भी पूछ लेते हैं कि बजट के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, या फिर आपसे पूछा जाए वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना होगा कि केंद्र के मामले में ये आर्टिकल 112 में है और राज्य के मामले में ये आर्टिकल 202 में है। ठीक है, तो ये दोनों ही आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में क्या लिखा गया संविधान में? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आकलित या अनुमानित प्राप्तियां या व्ययों का विवरण रखवाएगा। ठीक है, तो अब आपसे दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत में वित्त बजट जो होता है वो कौन प्रस्तुत करता है। तो कौन प्रस्तुत करता है? प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। लेकिन किसकी तरफ से प्रस्तुत करता है या कौन उसको निर्देशित करता है ऐसा प्रस्तुत करने की? तो वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता है। तो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाएगा? आंसर होगा राष्ट्रपति रखवाएगा। कौन रखेगा? वित्त मंत्री रखेगा, या जिसके पास वित्त मंत्री का उस समय प्रभार होगा वो रखेगा। किस आर्टिकल के तहत रखा जाएगा? आर्टिकल 112 के तहत रखा जाएगा। ये क्वेश्चन इकोनॉमी के भी हैं और पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बजट में होता क्या क्या है? बजट एक सरकार किस वित्तीय नीति पर चल रही है इसके बारे में आपको एक झलक देखने को मिलती है, और देश की अर्थव्यवस्था किस रास्ते में जा रही है वो भी आपको पता चलता है। किससे? बजट से पता चलता है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो बजट तैयार करते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री का जो मंत्रालय या विभाग होता है वहाँ से सभी ब्यौरे मंगाए जाते हैं, है ना। आय विभाग के ब्यौरे मंगाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इनकम हो रही है। व्यय विभाग के ब्यौरे मंगाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या व्यय करना है, और उन सबको सम्मिलित करके बजट का निर्माण होता है। ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वो आय विभाग, व्यय विभाग सबसे ब्यौरे इकट्ठे करके बजट का निर्माण करता है। ठीक है, बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं? बजट में 3 वर्ष के 4 आंकड़े होते हैं। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। दो, जैसे मान लीजिए आगामी वर्ष का बजट अनुमान। ठीक है, एक होगा आगामी वर्ष का बजट अनुमान। जैसे अभी 2021-22 चल रहा है, तो जो 22 का बजट होगा उसमें 22-23 का आगामी वर्ष का बजट अनुमान, बीच के भाग के आंकड़े होंगे, आगामी वर्ष से पहले वाले भाग का आंकड़ा होगा। ठीक है, 17-18 के आंकड़े। ठीक, शेष भाग का संशोधित अनुमान। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। जब ये नोट्स बने हैं उस समय ये ईयर इस हिसाब से लिखे गए थे। आपको केवल ये याद रखनी है 3 वर्षों के आंकड़े होते हैं। एक तो जो वर्ष पूरी तरीके से बीत चुका है। कौन सा वर्ष पूरी तरीके से बीत चुका है? 2019-20। ठीक है, सॉरी 2020-2021। तो 2020-21 के आंकड़े होंगे। 3 वर्ष के 4 आंकड़े होते हैं। एक तो 2020-21 के आंकड़े होंगे, फिर 21-22। अभी 22 का साल खत्म नहीं हुआ है तो 22 का जितना पार्ट बीत चुका है उसका आंकड़ा होगा। फिर 2021-22 वित्त वर्ष में जितना पार्ट शेष है उसका आंकड़ा होगा, और एक अगले वर्ष का बजट अनुमान होगा। तो ये 3 वर्ष के 4 आंकड़े होते हैं। आपसे मेन चीज़ ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने वर्षों के आंकड़े होते हैं और कितने टाइप के आंकड़े होते हैं, दोनों के ही आंसर आपको पता होना चाहिए। वर्ष के मामले में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं और टाइप के मामले में 4 टाइप के आंकड़े होते हैं। ठीक है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको केवल पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे नाम का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है। एक संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 266(1) में प्रावधान है। आपसे पूछा जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 में संचित निधि के बारे में प्रावधान है। भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्ति सरकार के ट्रेजरी बिल और ऋणों की वसूली से प्राप्त आय, इस कोष में संसद की अनुमति के बिना पैसे नहीं निकाले जाते। जो संचित या समेकित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड, इसमें क्या क्या होता है? भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्ति किसमें जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्ति किसमें जाएगी, तो आंसर होगा आपका कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। सरकार के ट्रेजरी बिल में
ट्रेजरी बिल भी इसी में जाएंगे और ऋणों की वसूली से प्राप्त आय भी इसी में जाएगी। और इसमें से पैसे निकालने के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, समेकित निधि होती है, इसमें से पैसे निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? संसद की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। संसद की अनुमति के बिना इसमें से पैसे नहीं निकल सकते। एक पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट के बारे में प्रावधान आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 में है। सब क्लॉज जरूर याद रखिएगा, ये मिलान करने के लिए भी आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, इसके अंतर्गत ऐसी प्राप्तियां शामिल होती है जो वास्तव में सरकार की नहीं होती बल्कि दूसरे की होती है, जिसे बाद में लौटा दिया जाना है। अगर सरकार की होती तो वो कंसोलिडेटेड फंड में चली जाती। थोड़ा सा कठिन है, आप थोड़ा सा देखते रहिए और हम आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं लॉग ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग नए हैं वो उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके लॉग ज्ञान 1 करके सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इस पीडीएफ के जरिए आप उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आ जाइए आगे देखते हैं कंटिजेंसी फंड, जिसे आकस्मिक कोष कहते हैं। ये आर्टिकल 267 में है। ये दोनों आर्टिकल 261 में क्या था? कंसोलिडेटेड फंड था। दूसरे में सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 260 सब क्लॉज 2 में था। और आकस्मिक कोष किसमें? आर्टिकल 267 में है। आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए इस कोष की व्यवस्था की गई, जो केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति और राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल के पास होता है। जो केंद्र में आकस्मिक कोष है ना, वो राष्ट्रपति के पास रहता है, और जो राज्य में आकस्मिक कोष है वो राज्यपाल के पास रहता है। और इसमें 500 करोड़ की मिनिमम राशि हमेशा रहती है। और इसमें से राशि केवल तभी निकाला जाता है जब कोई आकस्मिक जरूरत हो, और उसकी एक प्रोसेस है संसद से पास होकर ये जो राशि है वो संचित कोष से रुपये निकालकर आकस्मिक निधि में डाल दिए जाएंगे। और जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। ठीक है, बजट क्या होता है? बजट में राजस्व बजट खाता एक तो रेवेन्यू होता है और दूसरा पूंजी बजट खाता एक कैपिटल होता है। राजस्व बजट में राजस्व व्यय और राजस्व आय होती है, और पूंजी बजट में पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय होता है। अब ये देख लेते हैं कि किस किस से क्या व्यय और आय होती है। तो राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है? एक तो कर राजस्व की प्राप्त होती है, इसमें प्रत्यक्ष कर से आय और अप्रत्यक्ष कर से आय होती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस में आते हैं? राजस्व आय में। फिर गैर कर राजस्व मतलब कर के अलावा सरकार की क्या आय है? एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त लाभ, जो पीएसयूज हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्री हैं, उनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो सरकार की आय है। ब्याज प्राप्तियां, जो ब्याज सरकार लेती है, जो अपना पैसा दे रखा है उससे, वो एक क्या है? वो राजस्व प्राप्ति। और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, अगर अनुदान दिया जाता है किसी के द्वारा तो वो राजस्व प्राप्ति में आता है। ठीक है, राजस्व व्यय क्या क्या है? एक ब्याज व्यय, जो सरकार के ऊपर कर्ज है उसका जो टैक्स इंटरेस्ट देती है तो वो राजस्व व्यय में आता है। प्रतिरक्षा व्यय, प्रतिरक्षा व्यय आप जानते हैं कि रक्षा व्यय, ठीक है, वो भी राजस्व व्यय में आता है। सब्सिडी, सरकार जो सब्सिडी देती है, स्टेट को समय समय पर सहायता देती है, स्टेट एड देती है, वो सब राजस्व व्यय में आते हैं। और रख रखाव पर जो व्यय होता है वो भी राजस्व व्यय में आता है। अब राजस्व घाटा कब होता है? कि अगर राजस्व व्यय जो है, आप जानते हैं घर में भी अगर बजट बनता है तो घाटा कब होता है? जब व्यय प्राप्ति से ज़्यादा हो जाए। तो व्यय प्राप्ति से ज़्यादा होगा तो निकाला कैसे जाएगा घाटा? कि व्यय से प्राप्ति को घटा देंगे। हमको इतना प्राप्त हो रहा था, इतना व्यय हुआ, इतना घाटा हुआ। ठीक है, तो राजस्व व्यय जब भी राजस्व प्राप्ति से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। राजस्व घाटे का संबंध केवल राजस्व खाते से होता है। यदि कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाएगी। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं? पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान के अंतर को प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा मतलब राजस्व घाटा, और इसमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिया गया कोई अनुदान है, जिससे कोई ऐसी संपत्ति जनरेट होती है जो आगे पूंजी के रूप में प्रयोग की जाएगी या जहां से आय होगी। अगर ऐसा कोई अनुदान दिया जाता है तो राजस्व घाटा में से उसको घटा देते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा सामने आ जाता है। बजट घाटा क्या होता है? सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए तो फिर अधिक बजट घाटा कहलाता है। 1998 में एकमात्र ईयर है जिसमें इसको शून्य घोषित किया गया था। 1998 में राजस्व घाटा को क्या घोषित किया गया था? शून्य, मतलब जितनी आय हुई उतनी ही व्यय हुई। बजट घाटा कुल व्यय माइनस कुल आय। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। मतलब सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण
को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है क्या? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, सरकार ने कितना स्पेंड किया उसमें से क्या घटाएंगे? जो राजस्व प्राप्ति है वो घटा देंगे, प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति घटा देंगे, है ना। कोई अगर ऋण के अलावा कोई पूंजीगत प्राप्ति हुई है उसको भी घटा देंगे कुल व्यय में से। तो फिर वो क्या हो जाएगा? अब कैसे गैर ऋण से सृजित पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति मतलब जिसमें ऋण ना लगे, ऐसी पूंजीगत प्राप्ति कैसे होगी? अगर मान लो कोई चीज़ बेच दी सरकार, जो आजकल बेचती रहती है, तो सरकार ने कुछ चीज़ बेची है, विनिवेश किया है, तो विनिवेश से जो प्राप्त हुई है वो गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति को आप इसके अर्थ में ही समझिए। पूंजीगत प्राप्ति मतलब पूंजी प्राप्त तो हो रही है लेकिन इस पर कोई ऋण नहीं लगेगा। ऋण कब नहीं लगेगा? मान लो आप अपने घर का कोई सामान बेच के रुपए लाते हैं तो क्या उस पर ऋण लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से सरकार अगर अपना कोई सामान बेच रही है और उससे रुपए इकट्ठा कर रही है तो उस पर ऋण नहीं लगेगा, और वो ऋण, उस पर ब्याज नहीं लगेगा और वो ऋण नहीं मानी जाएगी राजकोषीय घाटा के संबंध में। ठीक है। और अगर कोई ऋण वसूली हो गई, कोई पुराना ऐसा धन है जो वसूल नहीं हो रहा था, ऋण वसूली हो गई, तो फिर ऐसी जो राशि है उसको जोड़कर और राजस्व प्राप्त को जोड़कर कुल व्यय में से घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा सामने आ जाएगा। ठीक है। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्त, विनिवेश प्राप्त, ऋण की वसूली प्लस बाजार उधार, और ये राजकोषीय घाटा बाजार उधार व अन्य देयताओं के संबंध में है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे यहाँ तक पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। सरकार द्वारा बाजार उधार को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं, अथवा लोक ऋण में होने वाली वार्षिक वृद्धि को राजकोषीय घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा क्या होता है? ब्याज व्यय के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के आधिक्य को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा कैसा है? राजकोषीय घाटा में से अगर जो ब्याज दिया है उसको घटा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक घाटा सामने आ जाएगा। व्यापार संतुलन खाता क्या होता है ना। चालू खाता, व्यापार खाता। व्यापार खाता में निर्यात, आयात या व्यापार शेष, जो निर्यात हो रहा है अगर अधिक तो x माइनस एम, और अगर आयात अधिक हो रहा है तो m माइनस एक्स। तो व्यापार खाता क्या होता है? निर्यात किस लिए होता है? निर्यात, आयात और व्यापार शेष के मामले में। अदृश्य खाता कौन सा होता है? अदृश्य खाते वो खाता जो कारक, सेवा, व्यापार या शेष, जिसमें श्रम, पूंजी, उद्यम लगा हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, अदृश्य खाता कहलाता है। गैर कारक व्यापार शेष पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र का। ठीक है। वस्तु एवं सेवा खाता वस्तु एवं सेवा के शेष के रूप में। चालू खाता चालू शेष के रूप में। ठीक है। ऋण पूंजी बाह्य कारोबारी अगर उधार लेता है, बाह्य ऋण सहायता होती है, अनिवासी जमा करते हैं तो ये ऋण पूंजी कहलाती है। गैर ऋण पूंजी या पूंजी खाता क्या है? निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो। पूंजी खाता क्या है? पूंजी शेष। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, लिस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। व्यापार संतुलन खाता क्या? भुगतान संतुलन खाते से किसी अर्थव्यवस्था तथा शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के लेन देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है, वो व्यापार संतुलन खाता कहलाता है। चालू खाता एक देश एवं शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के लेखांकन को क्या कहते हैं? चालू खाता। ठीक है। व्यापार खाता एक देश या शेष विश्व के बीच युवा वस्तुओं के आयात निर्यात के व्यवस्थित लेखांकन को व्यापार खाता कहते हैं। अदृश्य खाता एक देश और शेष विश्व के मध्य सेवाओं के आयात निर्यात, जिससे व्यापक सेवाएं भी शामिल हैं, कि व्यवस्थित लेखांकन को अदृश्य खाता क्यों कहते हैं? अदृश्य खाता जो होता है वो सेवाओं के लेखांकन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेवाएं एक बार हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है। पूंजी खाता एक देश तथा शेष विश्व के बीच विभिन्न माध्यमों से लेन देन होने वाला है, वित्त में आदान प्रदान व लेन देन के व्यवस्थित लेखांकन को क्या कहते हैं? पूंजी खाता। ऋण पूंजी एक निश्चित ब्याज के भुगतान के शर्त पर वित्त के लेन देन को क्या कहते हैं? ऋण पूंजी। बाह्य कारोबारी उधार, बाह्य सहायता। ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नीचे आ जाइए सीधे। एक बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देख लीजिए क्या होता है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में किसी कार्य को करने के लिए पूंजी व्यय करना एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ठीक है। क्या है? एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है? यदि विदेशी पूंजी शेयर बाजार में लगभग जाती है, इसे एफवीआई या एफआईआई, यह अकाल्पनिक प्रकृति का होता है, इस कारण इसे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ यह पलायन कर जाता है। ठीक है। और कुछ आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉरेक्स एक बार देख लेते हैं। पूंजी खाता तथा चालू खाता के आंकड़ों के संतुलन पर जो बचता है वह विदेशी विनिमय कोष होता है। विदेशी विनिमय कोष क्या होता है? पूंजी खाता और चालू खाता के संकलन पर जो बनता है। एक्सचेंज रेट
ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो इधर से कोई सामान गया, उधर से कोई चीज़ आई, तो जो मुद्रा का एक्सचेंज रेट होता है, मुद्रा को बदलने की जो दर होती है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है। इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, नाम मात्र विनिमय दर, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। प्रचलित कीमत पर घरेलू मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राय किसी एक विदेशी मुद्रा को मात्रा को NER कहते हैं, नाम मात्र की विनिमय दर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, प्रचलित कीमत स्तर पर घरेलू मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त हुई विदेशी मुद्राओं की औसत मात्रा को नाम मात्र का प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। RER वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, स्थिर कीमतों पर विदेशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बढ़ते हुए कई विदेशी मुद्राओं की औसत मात्रा को वास्तविक प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। देख लीजिएगा, आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि आप PCS का पेपर ना दे रहे हो। ठीक है। ये पूरा आगे का पार्ट इतना आप छोड़ सकते हैं। परिवर्तनीयता के बारे में एक्ट है, उसमें से एक एक्ट है फेरा, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और कौन से सन में ये बना, 1973 में, इतना पर्याप्त है। 1973 में ये बना, दोहरी विनती प्रणाली। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी 1999 में बना। ठीक है। तो ये 1999 में बना, और ये जो आपने ऊपर पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में बना था। ठीक है। तो अब फेरा और फेमा में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। जो फेरा है वो वैध विदेशी मुद्रा बाजार का नियंत्रण और संरक्षण करता है, और फेमा क्या करता है, वैध विदेशी मुद्रा बाजार का प्रबंधन करता है, विदेशी मुद्रा भुगतानों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। इसके निवेश संबंधी नियम कठोर हैं फेरा के, और फेमा के अपेक्षाकृत उदार हैं। इस अधिनियम के उल्लंघन को कारावास दंड के साथ ही मौलिक दंड के रूप में संबद्ध राशि होती है। इसमें केवल मौद्रिक दंड होता है जो कि संबद्ध राशि का 3 गुना है। ठीक है। या फिर इसमें संबद्ध राशि है उसका 5 गुना होता है। विदेश जाने वाले को $25,000 प्रति फेरे की राशि के लिए RBI की अनुमति आवश्यक है। $25,000 तक की अनुमति आवश्यक नहीं है। 2 सिद्धि का दायित्व किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है। इसमें दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होता है। तो फेरा और फेमा में अंतर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से बजट वाला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बजट वाला पॉइंट, मुझे लगता है कि बजट में कुछ भी नहीं बचा। जो करंट अफेयर में बचा हुआ है वो हम लोग किसी बार कर लेंगे जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बाकी बजट वाले चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर लॉगिन पर पहली बार आए तो लॉगिन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।